Hello student, welcome to my channel M Education Zone. Once again I am here with my new video. In this video I will explain third chapter of your geography book of class 7. The chapter name is Our Changing Earth, हमारी बदलती हुई पृथ्वी. So student, as you know, billions years ago our earth, it was not same as it is today. Our earth, it is changing its form continuously and slowly day by day. As the process is very slow, so we don't feel it. Earth is constantly undergoing internal and external changes, due to which its form is constantly changing. So student, in this lesson we will discuss the same changes of the earth. तो विद्यार्थियों, ये जो आपका चैप्टर है हमारी बदलती हुई पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी लगातार अपना स्वरूप परिवर्तन कर रही है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. So student, here I am starting now. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. So student, जो आपका लिथोस्फीयर है ये समान नहीं है, बल्कि ये बीच से टूटा हुआ है और कई ये प्लेटें बनाता है, जिन्हें बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट. लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ने से पहले आपको जो लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ था लिथोस्फीयर, आई होप यू न्यू अबाउट दैट. सो ये जो आपका लैंड एरिया होता है इसे बोला जाता है लिथोस्फीयर. सो इट इज नॉट सेम, इट इज ब्रोकन इनटू मैनी प्लेट्स. So student, in this picture you can see different lithospheric plates all over the world. ये आप ग्लोब में देख सकते हैं. यहाँ पर ये जो आपको डिवाइडेशन दिख रहा है, these are the dividation of lithospheric plates. उनका ये डिवाइडेशन होता है. इस टाइप से ये अलग अलग प्लेट्स होती हैं which move slowly. Here you can see Australian plate, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एट्सेट्रा, सारे आप लोग देख सकते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. तो ये जो प्लेट्स हैं ये स्लोली ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. और कितना, फ्यू मिलीमीटर्स, आपको पता होगा बहुत कम है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ये स्लो मूव करती हैं प्लेट्स, जो आपने अभी देखी थी, इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स. सो इतनी स्लो होती हैं कि हमें पता नहीं चल पाता है दैट दे आर मूविंग. दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा. और ये किस कारण मूव करती हैं, ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. सो स्टूडेंट, as you read in the previous chapter about inside of the earth, आपने पढ़ा था वहाँ पर how volcano formed, कैसे volcano बाहर निकलता है. So from inside it is very hot and inside the earth magma is continuously moving. और जिसके कारण क्या होता है, under the great heat and pressure these plates also moving. ये प्लेट्स भी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं. So students, here one video. In this video you can see the movement of the these lithospheric plates, how they are moving. But this speed is very fast, so it is not as it is you will watch here, it is very slow. Now you can see here how these plates are moving slowly, but this video is fast, so don't think about that. And these plates are lithospheric plates. And in this picture you can see how
दीज प्लेट्स आर प्रेसिंग ईच अदर, कैसे एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक प्लेट यहाँ से आ रही है और दूसरी प्लेट वहाँ से आ रही है, तो ऐसे ये क्या करती हैं, स्लोली स्लोली मूव करती है। द molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. So student, here you can see left side there is one activity. So in this activity you can see the movement ऑफ मैग्मा, कैसे वो मैग्मा मूव करता है इनसाइड द अर्थ। जैसा आपको पता होगा इनसाइड में अर्थ के मैग्मा होता है, तो कैसे मूव करता है, और तभी जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं मूव करती हैं। सो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बट अंडर दी सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अकेले ये एक्टिविटी नहीं करनी है इफ़ यू वांट। सो स्टूडेंट, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट, एक आपको छोटी सी पेपर की बॉल लेनी है, एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। और इस छोटी सी बॉल को, जो पेपर बॉल है छोटी सी कलर्ड पेपर बॉल, ये आपको एक बीकर में लेनी है, जो बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है हाफ। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट इट। और उसके बाद एक ट्राईपॉड आपको लेना है, ये जो 3 पैरों वाला आपको देख सकते हैं नीचे, जिसके ऊपर बीकर रखा हुआ है। स्टैंड एंड हीट इट, उसके बाद ये गर्म करना है आपको। एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे ये पानी गर्म होते हुए ऊपर को जाता है, यू कैन सी इसी जो वार्म वाटर की लेयर्स होती हैं उसके साथ ही बॉल ये ऊपर को जाती है। ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये एक्टिविटी करें तो अंडर दी सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट, अकेले आपको नहीं करनी है ये। As the water warms up, you will observe that paper pellet is moving upward along with the warm layer of water and then sink back along with the cooler layer of the water. तो जब पानी गर्म होता है ऊपर को जाती है, और जब थोड़ा ठंडा होने लगता है तो वो नीचे को आने लगती है। ये जो आपने पेपर बॉल वहाँ पे डाली हुई है कलरफुल। सेम द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। तो ऐसा ही जो आपका मैग्मा होता है ये भी ऐसे ही वर्क करता है इनसाइड द अर्थ, जिससे कि जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो भी मोमेंट होता है मैग्मा का आपका, उससे जो ये प्लेट्स होती हैं, दीज प्लेट्स, उससे क्या होता है, जो सरफेस होती है अर्थ की उस पर भी चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजेज दैम। और ये जो आपके अर्थ मूवमेंट्स होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं किसके बेस पर, फोर्सेज, उस बल के आधार पर जिसके कारण ये ओरिजिनेट होते हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक forces, and the forces that work on the surface of the earth are called the exogenic forces. So student, ऐसे फोर्स जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अंदर से होते हैं, जो कि अर्थ जो होती है उसके अंदर से जो भी फोर्सेज लगते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेज। एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ के सरफेस पर जो फोर्स काम करते हैं, लगते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सजेनिक फोर्सेस। यानी कि जो अंदर होते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड जो आउटसाइड होते हैं सरफेस पे उसे बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट earth movements. So there are 2 types of movements as I told you, endogenic forces and exogenic forces. ये होते हैं दोनों, endogenic inside of the earth, exogenic outside, यानी कि जो surface होता है उस पे होती है। Endogenic it is also subdivided into 2 parts, one sudden forces and dystrophic forces. So endogenic में जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सडन फोर्सेस, यानी कि अचानक से जो फोर्सेस होते हैं इनसाइड द अर्थ उसे बोला जाता है सडन फोर्सेस। इसमें इसके जो रिजल्ट होते हैं लाइक अर्थक्वेक,
वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। तो आप लोग देखते भी होंगे कि ये अचानक से आते हैं, कहीं पे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड होता है अचानक से ही होता है ये, बिकॉज ऑफ द मोमेंट फ्रॉम इनसाइड। बात करें अगर डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी कि बहुत ये धीमे धीमे फोर्स होते हैं आपके जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं उसमें। और इसका जो होता है, इसमें हम देखते हैं जो इसके एग्जांपल हैं बिल्डिंग माउंटेन्स। इसमें जो माउंटेन्स होते हैं, जैसा आपके फोल्डिंग माउंटेन्स आपने देखा होगा, जो प्लेट्स एक दूसरे पे प्रेस करती हैं और उससे जो बीच का पार्ट आप देख सकते हैं ऊपर को उठता है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, उससे ये आपके बिल्डिंग माउंटेन्स भी होते हैं। एक्सजेनिक फोर्सेस, इसमें जैसे आपको बताया इरोजनल एंड डिपोजनल, जो आउटसाइड होती है सरफेस, उसमें जब क्या होता है इरोड होती है, या डिपोजनल यानी जो सरफेस में कहीं कहीं पे टूटती है बिकॉज ऑफ वेदरिक कंडीशन, और कहीं पे जैसे लाइक वाटर, रिवर वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, इससे क्या होता है डिवोशनल भी होता है। तो ये होते हैं आपके एक्सजेनिक फोर्सेस। और इसमें कौन कौन आते हैं आपके, लाइक रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, जैसा आपको पता है एज आई टोल्ड यू, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। और कभी कभी क्या होता है, स्लो मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसा आपको बताया था बिल्डिंग माउंटेन्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विनाश होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कशन ऑन वॉल्केनो वी विल सी दिस वर्ड ओरिजिन, जो अभी आपको पढ़ाया है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। सो इन हेयर यू कैन सी एंडो, इट्स मीन्स इनसाइड, जैसे कि अभी आपको बताया था इनसाइड में लगते हैं ये मोमेंट्स, जो फोर्सेज होते हैं। एक्सोजेनिक, एक्सो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। अगर इसमें हम जेनिक जोड़ दें, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, तो एंडोजेनिक से बना है एंडोजेनिक, एक्सो से बना हुआ है एक्सजेनिक। सो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्केनो। अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द Earth's crust through which molten material erupts suddenly. So here you can see ये जो वॉल्केनो आपको दिख रहा है, तो इससे क्या होता है, जो इसका आप क्रेटर देख रहे हैं जहाँ से ये लावा निकलता है बाहर को, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी अर्थ होती है उसके अंदर जो मैग्मा होता है, बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके जो लेयर्स थे उसके बारे में आपने पढ़ा था। सो फ्रॉम इनसाइड इट इज़ टू हॉट एंड मैनी मटेरियल्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, and there is a great depression and pressure inside the earth. So sometimes when it gets any soft surface, it burst. So here you can see ये जो मेंटल है आपका क्रस्ट के नीचे, यहाँ से निकल रहा है ये आपका, जो वहाँ पर मैग्मा चेम्बर है, यहाँ पर मैग्मा आप लोग देख सकते हैं, लावा ट्यूब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एंड दिस एरिया दिस इज कॉल्ड वेंट। इसे क्या बोला जाता है, वेंट बोला जाता है। और ये जहाँ पर आप देखते हैं इसका, जहाँ पर से निकल रहा है माउथ टाइप का, सो इसे बोला जाता है क्रेटर, फ्रॉम वेयर लावा कम्स आउट। सो it produce gases and S also. Here you can see. So students, in the next video I will show you one erupting volcano. Let's see. So students, in this video you will see one erupting volcano.
यू कैन सी ऑल्सो हाउ लावा इज कमिंग आउट, जैसे लावा जो है बाहर को आ रहा है एंड इट प्रोड्यूसेस गैसेज एंड एस ऑल्सो। ऊपर आप लोग देख सकते हैं धुआं और बहुत सी राख निकल रही है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। So students, I hope you understand about volcano. Now let's move to other topic, next topic. So in this topic we will discuss about earthquake. So like volcano, similarly when the lithospheric plates move, जब lithospheric plate क्या करती हैं, मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, तो जो आपकी अर्थ की सरफेस होती है ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन करती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन होती है ये पूरे अर्थ के ऑल राउंड मूव करती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कभी ये जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत दूर दूर तक ये अचानक से ही पहुंच जाता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और ये जो वाइब्रेशन होती है अर्थ सरफेस पे इसे बोला जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स या भूकंप भी इसे हिंदी में बोलते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। सो क्रस्ट में जहाँ पर इनसाइड क्रस्ट में जहाँ पर से ये मोमेंट स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसे बोला जाता है फोकस। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा इसके बारे में। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और जो फोकस होता है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसके ठीक ऊपर वर्टिकली यहाँ पर होता है जो आपका अर्थ का सरफेस, उसे बोला जाता है एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और जो एपिसेंटर होता है वहाँ से ये वेव्स चारों ओर को जाती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर, और सबसे ज़्यादा देखिए एपिसेंटर से ही ये मूव कर रही हैं जो वेव्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो भी यहीं पर होता है, क्लोज टू द एपिसेंटर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ जाता है तो इसका जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की जो वेव्स की, वो घटते हुए जाती है आगे को। बट जो एपिसेंटर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। So students, I have one video. In this video you can see how earthquake waves travel. वो कैसे travel करती हैं। Now you can see here. आप लोग देख सकते हैं अभी like this. When you throw any stone into the water, so like this waves move. Now student, I will show you in this picture how earthquakes work, कैसे वर्क करते हैं। So suppose this is अर्थ सरफेस, ये अगर आप अर्थ सरफेस माने ऊपर की येलो कलर में, so इसके अंदर जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के अंदर जहाँ पर से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, दिस पॉइंट इसे बोला जाता है फोकस। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ से स्टार्ट होता है इसे बोला जाता है फोकस। जस्ट अबव दी फोकस, इसके अगर आप देखें जस्ट अबव दी फोकस ये पॉइंट, इसे बोला जाता है एपिसेंटर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बोला जाता है एपिसेंटर। फ्रॉम एपिसेंटर इट्स वेव्स दे मूव ऑल अराउंड दी अर्थ। यहाँ से जो वेव्स होती हैं, जैसे अभी आपने देखा जैसे पॉन्ड में पत्थर मारा गया था, उसकी वेव्स जैसे चारों ओर फैली हुई, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सेम ही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। एंड द प्लेसेस विच आर क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा वेव्स, वो भी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पी वेव्स, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पी प्राइमरी वेव्स। सेकेंड होती हैं आपकी एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स। थर्ड वेव्स होती हैं एल वेव्स और सरफेस वेव्स।
So students, in the next slide we will discuss about टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. इसके वेव्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So student, in this picture you can see P and S waves. P waves, it is indicated by yellow color, and S waves by black color. So first we discuss about P waves. So here you can see P waves, it can passes through solid and liquid form. तो आप लोग देख सकते हैं जो P waves होती हैं, प्राइमरी वेव्स, ये सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों से होकर ट्रेवल कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये येलो कलर की लाइंस आप लोग देख सकते हैं. एज यू नो, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जो अर्थ होता है इनर कोर वो सॉलिड होता है और जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड से भी ये जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं ये ट्रेवल कर सकती हैं और सॉलिड से भी कर सकती हैं. तो ये चलती हुई जाती हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. बट इन दी अदर हैंड्स एस वेव्स, इट कांट पासिस थ्रू लिक्विड. तो आप लोग देख सकते हैं जैसे बीच में लिक्विड आ गया है, सो इट स्टक हेयर, यहाँ पर ये रुक जाती हैं. आप लोग देख सकते हैं जो एस वेव्स हैं यहाँ पर रुक गई हैं. एंड दे आर जस्ट ट्रेवलिंग हेयर, ये यहाँ से निकल रही हैं जो सेकेंडरी वेव्स हैं, लेकिन दे कांट पास लिक्विड, ये लिक्विड में नहीं चल पाती, ओनली सॉलिड में. सो हेयर जो पी वेव्स होती हैं आपकी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में ये चलती हैं, और जो एस वेव्स होती हैं दे ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड, सेकेंडरी सॉलिड, ऐसे आपको याद रखना है. और जो आपकी एल वेव्स होती हैं वो केवल सरफेस पे चलती हैं और बहुत धीमी होती हैं. इन वेव से बहुत धीमी होती हैं, बट सबसे लास्ट में चलती हैं, धीमी चलती हैं. बट अगर देखा जाए सबसे जो ज़्यादा डैमेज होती हैं, डैमेज करती हैं वो एल वेव्स करती हैं. अगर आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो एल वेव्स के कारण होता है अर्थ पे. ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड, जैसा कि जो अर्थक्वेक हैं इन्हें पहले से इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, पता नहीं होता कि ये कब आएंगे. द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. सो स्टूडेंट, जैसे कि अर्थक्वेक आने का कोई पता नहीं है कि कब आए, कोई इस पे भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है पहले, बट हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इसके जो इम्पैक्ट होता है उससे बच सकते हैं. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिकेशन मेथड adopted locally by people include studying animal behavior. सो अगर हम देखें प्रेडिकेशन, सो कुछ एनिमल्स का व्यवहार भी हम देखकर, बिहेवियर हम देखकर इसको प्रेडिकेट कर सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं. फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, यानी कि जो फिश होती हैं उनका व्यवहार बदल जाता है, बहुत उत्तेजित हो जाती हैं वो पॉन्ड के अंदर. और स्नेक्स कम टू द सरफेस, स्नेक जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो रेडॉन गैस होती है वो भी एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है. ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो रेडॉन गैस होती है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है आपके एटमॉस्फेयर में जब अर्थक्वेक आने वाला होता है. एंड इसके अलावा कुछ एनिमल होते हैं जैसे आपके घरों में भी, जैसे डॉग, कैट, इनके भी बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ जाता है बिफोर दी अर्थक्वेक से पहले. सो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग अबाउट दी अर्थक्वेक यू शुड नो अबाउट इट. मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, कैसे इसे नापा जाता है कि कितना अर्थक्वेक, इसकी जो पावर है वो कितनी है. उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो नुकसान होता है, उसको वो उस पर डिपेंड करता है इसकी जो पावर होती है. An earthquake is measured with a machine called a seismograph. किससे नापा जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिस्मोग्राफ से. ये चीज़ आप अपने ये चीज़ आप याद रखिएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज measured on a
रिक्टर स्केल, किस पे नापा जाता है इसे? रिक्टर स्केल पे। एन अर्थक्वेक ऑन 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर मान लिया देखिए, अगर रिक्टर स्केल पे अगर 2.0 या उससे कम का अगर अर्थक्वेक है तो उसे बहुत ही वो हल्का होता है, हल्का सा उसमें मोमेंट होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अगर 5.0 से, अगर रिक्टर स्केल पे अगर 5.0 से ऊपर अगर अर्थक्वेक है मेजरमेंट, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। उसमें जो चीज़ें होती हैं वो गिर सकती हैं, जो हाइट पे रखी हुई चीज़ें होती हैं। 6.0 और हायर magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। अगर बात करें 6.0, 7.0, these are very dangerous earthquakes। ये बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं और इनसे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। So students, in this picture you can see seismograph which used to measure earthquake। जो अर्थक्वेक को नापते हैं इसी सिस्मोग्राफ में नापा जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। So student, now we will discuss on a case study। एक केस स्टडी हम देखेंगे यहाँ पर अर्थक्वेक की, जिससे बहुत नुकसान हुआ था इन इंडिया। अर्थक्वेक हिट्स भुज। ये अर्थक्वेक कहाँ पर आया था? ये भुज में आया था। भुज कौन सी जगह में है? ये गुजरात में है स्टूडेंट्स। मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो 5 से ऊपर और 6 से ऊपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डिस्ट्रॉइंग होते हैं। सो ये था आपका 6.9 रिक्टर स्केल, हिट भुज टाउन। और ये देखिए कब की बात है? 26 जनवरी, यानी अब जो रिपब्लिक डे होता है आपका, उसी दिन की बात है, 2001। बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। सो फर्स्ट वी विल सी भुज इन मैप। पहले भुज देख लेंगे गुजरात में कहाँ पर है। So student, this is a globe and here this is India। So ये आपका जो भुज है इन गुजरात, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुजरात, एंड भुज इट इज़ हेयर। ये अरेबियन सी के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका भुज, दिस प्लेस देख सकते हैं आप। तो यहीं पर आया था 26 जनवरी 2001 को, जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भुज, ये आपका गुजरात में है। हेयर स्कूल वॉच अफेक्टेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल भी था जो बहुत ही ज़्यादा जिसे नुकसान हुआ। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर feared to have lost their lives following the collapse of school building। तो स्कूल बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें अबाउट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स, इनका नुकसान हुआ था। यहाँ पर मारे गए थे, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी यहाँ पर। भुज रिलीफ एफर्ट्स ब्लाइटेड। 3 days आफ्टर द क्वेक, 3 दिन बाद, कंसर्न रोज अबाउट फूड। देखिए अर्थक्वेक आया हुआ है, लोग अब उसके बाद वहाँ पर अफेक्टेड हुए हैं, इससे खाने के लिए कुछ नहीं है। ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। और जो वहाँ पर फूड था, ब्लैंकेट थे, मेडिकल सप्लाईज थे, नॉट रीचिंग एवरीवन, सभी को नहीं मिल पाए वहाँ पर। 4 डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, इसका जो नुकसान हुआ, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वेर नॉक्ड आउट। ये सभी को वहाँ पर नुकसान हुआ। जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थक्वेक आता है तो सारी बिल्डिंग्स, सारे पोल्स, पाइपलाइंस, ये सारी टूट जाती हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद हो गई, इसकी सप्लाई वहाँ पर ख़त्म हो गई। इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 5 इन द सिटी, और फायर यानी कई जगह आग भी लग गई। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एट चारकोल्स कुकर्स ओवर टर्न्ड, यानी कि चारकोल से और कुकर से वहाँ पर जो था आग भी लग गई वहाँ पर। 6 इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन। तो वहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, सो इमरजेंसी वहाँ पर शुरू कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी बाय द प्रेसिडेंट।
द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी, वहाँ पर जो प्रेजिडेंट थे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया. सो आफ्टर द डिस्ट्रक्शन स्टेट नीड्स हेल्प, चाहिए होती है. सो सीएम्स अपील टू द सेंटर, और जो सीएम थे उस समय वहाँ पर उन्होंने अपील की सेंटर से. गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प के बाद द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर. तो उन्होंने सेंटर जो थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे मदद मांगी यहाँ पर, फाइनेंशियल हेल्प. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू विल answer me that who was the chief minister that time. In the comment box you will give me answer. So student, as you read, it's very dangerous while the earthquake. So and we can't predicate it. So you need to know about its preparedness. आपको प्रिपेयर कैसे होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए वाइल द अर्थक्वेक, बिकॉज इसके आने का पता नहीं होता है एंड सडनली इट अकर. सो आपको क्या करना है उस टाइम पे, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अर्थक्वेक्स, यानी कि उस समय आपको क्या क्या प्रिपेयरनेस रखनी है, क्या कर सकते हैं आप वाइल द अर्थक्वेक, यहाँ पर दिए गए हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं, व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक, क्राउल अंडरनीथ अ टेबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड होल्ड द टेबल लेग्स टाइट. तो जैसे ही अगर अर्थक्वेक आता है, आपको हलचल सुनाई देती है, अर्थ की मोमेंट सुनाई देता है या महसूस होता है, तो टेबल के नीचे जाना है और उसके जो लेग्स होते हैं टेबल के, उन्हें टाइट से पकड़ लेना है. व्हेन द अर्थक्वेक स्टॉप्स, टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड क्लोज गैस वॉल्व्स. तो जैसे ही अर्थक्वेक स्टॉप होता है तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हैं वो बंद कर देने चाहिए. क्लोज गैस वॉल्व्स, और जितने भी गैस के वॉल्व होते हैं सबको ऑफ कर देना चाहिए ताकि आग लगने का खतरा न रहे. देन ओपन द डोर टू सिक्योर एन एग्जिट, और उसके बाद जो दरवाजे हैं वो खोल देने चाहिए फॉर द एग्जिट. इफ देयर इज अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, सो क्विकली इवैक्यूएट बाय स्टेयर्स. तो जल्दी से क्या है, खाली कर लेनी है बिल्डिंग बाय स्टेयर्स. डू नॉट यूज द एलिवेटर, तो उस समय एलिवेटर यूज़ नहीं करनी है, जो लिफ्ट होती है उसे यूज़ नहीं करना है वाइल द अर्थक्वेक. प्रेस ऑल द फ्लोर बटन्स एंड गेट ऑफ एट द फ्लोर दैट फर्स्ट ओपन, और जितनी जल्दी हो सके वो जगह खाली कर लेनी है और बाहर आ जाना है वाइल द अर्थक्वेक. व्हेन यू हैव इवैक्यूएटेड टू आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, कवर योर हेड विद योर हैंड्स और अ बैग टू प्रोटेक्ट योर हेड. जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हेड होता है उसे बचाना है, जैसे हेलमेट पहना जाता है बाइक चलाते समय, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक के दौरान वाइल द अर्थक्वेक मैनी थिंग्स फॉल डाउन, कई चीज़ें क्या होती हैं नीचे गिरती हैं. तो उस समय क्या है, आपके जो हमें सबसे पहले हेड, जो अपना सिर है उसे बचाना है विद योर हैंड्स, हाथों से, और अ बैग, या अगर जो भी बैग है उससे बचाना है. एंड इवैक्यूएट वाइल कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, और हमें क्या करना है कि बिल्डिंग से जितना भी ज़्यादा हम डिस्टेंस करें, क्योंकि अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है, गिरती है, तो हम उससे जितना ज़्यादा दूर जाएं तो उतना बढ़िया रहेगा, उतना हम सेफ रहेंगे. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ इवैक्यूएशन शेल्टर, evacuate to open spaces such as schoolyards or parks while paying attention to falling objects. तो आपको कोई पार्क ले लेना है, स्कूल के मैदान लेने हैं ऐसे जो आपके घर के आसपास हों, और खाली जगह पे जाना है जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गिरने का रिस्क हो, कोई बहुत बड़े पेड़ ना हो जो गिर सकें, बिल्कुल ओपन फील्ड होना चाहिए. तो ऐसे में हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं. When you have arrived at evacuation shelter, जब वहाँ पर पहुँचते हैं फील्ड में, तो क्या करना है वहाँ पर जाकर, टेक appropriate measures based on correct information such as the announcement from the radio or public institution. तो उस समय क्या करना है, देखिए रेडियो, जैसे मोबाइल में रेडियो होता ही है, रेडियो में हम अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं अबाउट दी इंफॉर्मेशन, अर्थक्वेक
इन्फॉर्मेशन एंड इट शुड बी करेक्ट। तो उस समय जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हमें मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन वी कैन बी सेव्ड। तो हम बच सकते हैं ऐसे अर्थक्वेक आने पर। इन योर बुक देर इज अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, तो इसे भी आप पढ़ लेंगे। वही चीज़ें हैं जो आपको भी बताई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो लैंडस्केप है आपका, जो भूदृश्य है, वह लगातार उसमें टूट फूट हो रही है बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। सो वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसमें क्या होता है, जो रॉक अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उनमें क्या होती है, देखिए लगातार टूट फूट होती है, जैसा कि आपने पढ़ा भी था इन द प्रीवियस चैप्टर। तो उसे बोला जाता है वेदरिंग, उसकी टूट फूट को वेदरिंग। देन इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। तो इसमें क्या होता है, जो लैंडस्केप होता है उसमें जो क्षरण होता है उसका टूट फूट होती है बाय डिफरेंट एजेंट्स, जैसे पानी से, विंड से, आइस से। तो इसे बोला जाता है इरोजन। सो स्टूडेंट, बिफोर प्रोसीडिंग I will show you some pictures which explain about weathering and erosion well. Let's see. In this picture you can see weathering process, how the rock is breaking. This is also weathering. You can see here the rock broke out into two parts. And in this picture you can see erosion process. This is not rock, this is soil. In this picture you can also see erosion process. So I hope you understood it. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. So students, सो अभी आपने पढ़ा वेदरिंग एंड इरोजन। तो इसमें देखिए टूट फूट हो रही है, चाहे वो हम स्टोन्स के कहें, रॉक्स के हैं, चाहे सॉइल के कहें, मिट्टी के हैं। सो उसके बाद क्या होता है, ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, इसे ले जाया जाता है बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं पर ये इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा वो रॉक्स, बहुत सारी सॉइल लेके आती हैं और एक जगह पर उसे इकट्ठा कर देती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इससे भी देखिए जो ये प्रोसेस होती है इरोजन की एंड डिपोजिशन की, एक तो टूटना और दूसरा एक जगह इकट्ठा करना, इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। इससे भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं अर्थ पे, उसके सरफेस पे, जिस पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। सो स्टूडेंट्स, आई होप रिवर के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है। सो उसका ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। तो इससे भी क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है उससे भी जो लैंडस्केप होता है वो चेंज होता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो जैसे कि जो वाटर होता है रिवर का, वो गिरता है स्टीप एंगल, बहुत ही सीधे एंगल ऊपर से गिरता है नीचे की ओर, आपने देखा होगा। ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, किसके ऊपर गिरता है, बहुत ही हार्ड रॉक्स के ऊपर। डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो ये यहाँ पर क्या बनाता है, एक वाटरफॉल क्रिएट करता है, जैसा कि आप ये पिक्चर में नीचे देख सकते हैं। In this picture you can see one waterfall here and there is hard rock, जो hard rock होते हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, and a soft rock।
बहुत ही जो सॉफ्ट रॉक होते हैं अंडरकट, और जो पानी जो अपने फोर्स से जिन्हें काट लेता है बाय द पावर ऑफ वाटर। तो जो वाटर होता है उसमें भी बड़ी पावर होती है, बिकॉज इट कम्स डाउन विद अ हाई स्पीड, बहुत तेजी से नीचे को आता है, और जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं उन्हें काटते हुए जाता है नीचे को। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी। So students, now let's see about one waterfall. Do you know there are thousands of small waterfalls in the world? बहुत सारे waterfalls हैं पूरे वर्ल्ड में। The highest waterfall in Angel Falls of Venezuela, जो एंजल फॉल है वेनेजुएला का, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी पिक्चर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और ये कहाँ पर है? इन साउथ अमेरिका। There are some other falls also, waterfalls also. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA. तो USA एंड कनाडा के बॉर्डर में है नियाग्रा फॉल्स इन द नॉर्थ अमेरिका। तो ये कहाँ पर है? आपका नॉर्थ अमेरिका में। एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने तीन देखे, एंजल फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स एंड विक्टोरिया फॉल्स। So students, in this picture you can see एंजल फॉल इन वेनेजुएला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। And this is Niagara Fall. And this is Victoria Fall. You can see here. It is not highest, but it is largest waterfall of the world. सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और अगर बात करें हाईएस्ट की, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो आपका है एंजल फॉल। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as the meanders. So students, here you can see meanders. These are large bends and or turns, we can say. These bends are called meanders. इन्हें क्या बोला जाता है? meanders. जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर in the picture, this river is turning from side by side. So these are called meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loops comes closer and closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms a cut-off lake. And sometimes what happen? Meander loops, it cuts from the main river. जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, it cuts off the river and forms a cut off lake. और ऐसे क्या बन जाती है? कट ऑफ लेक। देखिए यहाँ पर ये जो रिवर है उसका जो वे है वो चेंज हो चुका है, और जो यहाँ पर बचा हुआ था वो एक छोटी सी लेक बन चुकी है, ऑक्सबो टाइप की, ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सबो लेक। तो इसे जैसे एज इट इज ऑक्सबो साइज, इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. At times the river overflows its banks. This leads to flooding of the neighboring areas. And sometimes what happens when its water overflows, so it creates flooding. तो उससे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है. As it floods, it deposited layer of fine soil and other material called sediments. So in the previous chapter you studied about sedimentary rocks. तो उसमें आपने देखा था जो सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर इट कैरीज अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, सो उन्हें बोला जाता है छोटे छोटे जो होते हैं सेडिमेंट्स. सो अलोंग इट्स बैंक्स,
तो जो सेडिमेंट्स होते हैं उन्हें लेकर ये आती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इससे क्या होता है देखिए, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं बहुत ही फर्टाइल, बिकॉज ये जो मटेरियल लेके आते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं। सो इट मेड दैट लैंड फर्टाइल, तो इसे बोला जाता है फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। क्या बोला जाता है? लेवीज बोला जाता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे ये सी की ओर पहुँचता है, ये जो रिवर होती है, रिवर का जो वाटर होता है, तो इसका जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। व्हेन इट originates from the mountains, its speed very fast, but as it approaches the sea, the speed decreases. So students, in this picture you can see levees. ये किनारे से जो उठी हुई मिट्टी होती है, जो नदी के किनारे आपने देखी होगी, उसे बोला जाता है levees. In this picture you can see, and meander oxbow lakes also you can see in this picture. River begins to break up into a number of streams called distributaries. So students, in this picture you can see distributaries. जैसे कि जो आपकी जो मेन रिवर आई हुई है, यहाँ पर से आ रही हुई है, तो यहाँ पर से देखिए बहुत सारे ये छोटे छोटे रिवर्स में बढ़ जाती है यहाँ से, जिसे बोला जाता है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया कि जब ये ओशन में या सी में जब ये ज्वाइन हो जाती है रिवर, तो इसका जो स्पीड होती है यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो अपने साथ ये सेडिमेंट्स लेके आई होती है, तो यहीं पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और सभी देखिए जहाँ पर भी ये ओशन से मिलते हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी ये नदियाँ, जहाँ पर ये ओशन से मिलती हैं, सी से मिलती है, इसे बोला जाता है इट्स माउथ। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये सभी मिल गई है यहाँ पर। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। जितने भी ये माउथ्स हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के, ये सारे मिलकर डेल्टा का निर्माण करते हैं, फॉर्म्स अ डेल्टा। सो स्टूडेंट्स, in this picture you can see one delta, and here you can see river also, its distributaries also, how it's making its distributaries, how it is dividing into many small rivers, and it forms delta here. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डेल्टा है, जो सेडिमेंट्स ये लेके आती हैं ऊपर से रिवर, उससे ये बनता है, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे बोला जाता है डेल्टा। एंड वन मोर थिंग, जहाँ पर ये रिवर आपकी ओशियन से मिलती है, द प्लेस वेयर इट ज्वाइंस विद ओशियन, इट इज़ कॉल्ड इट्स माउथ। उसे क्या बोला जाता है? इसका माउथ बोला जाता है उस रिवर का। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that the river Ganga, it forms world's largest delta when it joins in the Bay of Bengal. So it forms here Sundarban Delta. Sundarban Delta, it is the largest delta all over the world. ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ भाग इसका बांग्लादेश में भी है और बाकी इंडिया में इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। और यहीं पर आपके जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है, इसके आसपास ये मिलते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रिवर जस्ट लेट्स डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ सी वेव्स।
जो समुद्र की लहरें होती हैं, सी वेव्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो इससे भी क्या होता है, जो कोस्टल लैंडफॉर्म होता है वो भी बनता है, इससे चेंज होता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूसली, लगातार आपने देखा होगा कि जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, जिन्हें और इससे क्या होता है, दे स्ट्राइक एट द रॉक्स। वो बार बार जो वहाँ पर रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, इन द पिक्चर यू कैन सी, इस पर स्ट्राइक करते रहती हैं ये सी वेव्स। क्रैक डेवलप, और इससे क्या होते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और जैसे जैसे टाइम बीतता है लगातार ये स्ट्राइक करते रहता है वाटर, सी वाटर, ओशियन वाटर, तो इससे ये जो क्रैक्स होते हैं और ज़्यादा वाइडर हो जाते हैं और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और इससे क्या होता है, यहाँ पर ये धीरे धीरे केव, गुफा जैसी बननी शुरू हो जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स, और इन्हें बोला जाता है सी केव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सी केव है, छोटी सी गुफा जैसी बन गई है रॉक में कंटिन्यूस स्ट्राइक से। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. So students, here you can see sea arches. जैसे जैसे caves, जो केव बनी थी अभी तक कंटिन्यूसली, उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, केव बढ़ती होते रहती है, और लास्ट में इसके ऊपर से केवल ये रूफ आप देख सकते हैं कि ये खोखला हो चुका है पूरा नीचे से, इसे बोला जाता है सी आर्च। ये आर पार आप लोग यहाँ से पिक्चर में देख भी सकते हैं, पूरा खोखला हो चुका है यहाँ पर रॉक, तो इसे बोला जाता है सी आर्च। आफ्टर some time फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ऊपर की रूफ होती है वो भी टूट जाती है इन बड़े बड़े स्टोन्स की, रॉक्स की, एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल क्या बचती हैं, दीवारें बचती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप्स, और जो ऊपर को बचे होते हैं जो वर्टिकली रॉकी कोस्ट, उन्हें बोला जाता है स्टीप रॉकी कोस्ट, उन्हें बोला जाता है सी क्लिप। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर फॉर्मिंग बीचेस, और जो सी वेव्स होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था इससे पहले, जो रिवर होती हैं वो भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेम जो सेडिमेंट्स ये वेव्स लेके आती हैं, और जो सी शोर होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर ये क्या बनाती है, बीचेस आपने देखे होंगे। तो वो जो बीच होते हैं, बीचेस, वो यही ओशियन वेव्स, सी वेव्स बनाती हैं। So students, in the next slide you will see all these things: sea caves, sea arches, stacks, sea cliffs and beaches. So let's see. So students in this picture you can see sea caves, देख सकते हैं आप, आर्चेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, आर्च ऊपर से बना हुआ है, आर्च शेप, रूफ टाइप। दीज आर सी क्लिप्स, सी क्लिप देख सकते हैं वर्टिकली। स्टैक्स, सो हेयर यू कैन सी आर्चेज अब नहीं है ऊपर से, ओनली दीज वर्टिकली दे आर स्टैंड हेयर वर्टिकली। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन सी बीच, देख सकते हैं आप, जो कि बनाया गया है सेडिमेंट से, जो वेव्स लेके आती हैं सेडिमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लेशियर्स इन वर्क ऑफ आइस। सो ग्लेशियर
Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. So first of all, जो glaciers होते हैं it is also called rivers of ice. ये चीज़ आप याद रखिएगा. यहाँ in this picture you can see glacier. In this picture you can see glaciers. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर glaciers totally made up of ice. Glaciers erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. जो solid rock वहाँ पर होते हैं उनके नीचे जो soil होती है, stones होती है, उन्हें ये खोद कर और अपने प्रेशर से ले जाती है वहाँ से निकाल कर. ग्लेशियर्स कर्व आउट डी फॉलोज देयर. और जब ये ग्लेशियर्स नीचे आते हैं तो वहाँ पर ये बहुत बड़े गड्ढे बनाते हैं जब ऊपर से नीचे को आते हैं. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर. और देखिए जो गड्ढे बनाते हैं ग्लेशियर्स, जब आइस मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो इन गड्ढों में इसी आइस का, इन्हीं ग्लेशियर्स का पानी भर जाता है. एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. और ऐसे क्या बनती हैं, माउंटेन्स में लेक्स बनती हैं बहुत ही सुंदर. इन द हिमालयन रीजन यू कैन सी सच काइंड्स ऑफ लेक्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में भी काफ़ी हैं, बिकॉज यहाँ पर ग्लेशियर्स भी काफ़ी हैं. द मटीरियल कैरीड बाई ग्लेशियर सच एज रॉक्स, big and small, sand and silt gets deposited. ग्लेशियर्स जब नीचे को आते हैं बह के पिघलते हुए, तो अपने साथ ये रॉक्स लेके आते हैं, बड़े छोटे, सैंड सिल्ट सब लेके आते हैं. ये मिट्टी, बालू, जो रेत होती है, सैंड, वो सारा ही लेके आते हैं. और नीचे आकर ये क्या करते हैं, इसे एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं. दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन. और ये जो डिपॉजिट होते हैं ये ग्लेशियर मोरेन बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी मोरेन हेयर. आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया, जो रॉक्स होते हैं, सैंड होती हैं, सिल्ट होती हैं, जो ये ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस बहा के लेके आती हैं नीचे, ये जब इकट्ठा हो जाती हैं आगे से, तो इसे बोला जाता है मोरेन. इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये आप लोग देख सकते हैं इसके सामने, ये है मोरेन. आई होप यू अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट, इन द map of India you can see here, in the Himalayan region there are many glaciers are here. From many rivers they originate. So here you can see, this is Himalayan region above the Uttarakhand. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. This is Gangotri. So students, here you can see Gangotri glacier. ये मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, from where river Ganga originates. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. In this picture you can also see how they are melting and how rivers are coming from there after melting them. So students, I hope you have understood it well. Now let's move on to the next topic. Work of wind. Have you ever visited a desert? क्या आप लोग कभी किसी डेजर्ट में गए हैं, या कभी आपने डेजर्ट के बारे में सुना है? आई होप आपने सुना होगा. जो रेगिस्तान होते हैं जिन्हें डेजर्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. Camels also found there. Try to collect some pictures of sand dunes. So sand dunes क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे. In this picture you can see sand dune after the deposition of the sand it forms. Here also you can see.
एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इन विंड। तो यहाँ पर देखिए जो एक्टिव एजेंट होता है इरोजन का और डिपोजिशन का, वो कौन होता है डेजर्ट में? विंड, हवा। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे रॉक्स जिनका जो शेप होता है वो मशरूम की तरह होता है, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। Here you can see some mushroom rocks in this picture. Here also. This is also, these are mushroom rocks, mostly found in desert areas. Winds erode the lower section of the rock more than upper part. तो जो मशरूम रॉक्स जो अभी आपने देखे मशरूम रॉक्स, इसमें क्या होता है, जो इनका जो लोअर सेक्शन होता है इन रॉक्स का, इरोड यानी कि ये जो होता है, जो विंड चलती है वहाँ पर, वो धीरे धीरे क्या करती है, इसे डिस्ट्रॉय करती है। सो लोअर सेक्शन उससे क्या होता है, ज़्यादा ये इरोड हो जाता है मोर देन अपर पार्ट से। तो अपर पार्ट से ज़्यादा ये नीचे वाला डिस्ट्रॉय होता है, जिससे जो रॉक होता है वो मशरूम टाइप का शेप ले लेता है, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो इनका जो बेस होता है वो कैसा हो जाता है रॉक्स का? नैरो, बहुत ही पतला। और जो टॉप होता है वो, जैसा भी आपने पिक्चर में देखा, वो वाइडर हो जाता है, यानी बहुत चौड़ा हो जाता है और वो मशरूम की तरह दिखते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. जैसे अभी आपको दिखाया था sand dunes के पिक्चर, तो क्या होता है देखिए। When the wind flow, जब रेगिस्तान में क्या होता है, हवा बहती है, it lifts and transported sand from one place to another. तो जैसे ये आपको बताया, ये क्या करती है, जो सैंड होती है वहाँ पर आपको पता होगा सैंड हल्की होती है, बहुत आसानी से उड़ जाती है, और उसे क्या करती है, ट्रांसपोर्टेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र करते रहती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड, जब ये रुक जाती है, एक जगह इकट्ठा कर लेती है, तो वहाँ पर क्या होता है देखिए, लो हिल, यानी कि छोटे छोटे हिल्स टाइप के ऐसे बन जाते हैं। आप देखते होंगे इन दी डेजर्ट एरिया, ऐसे आपने देखे होंगे हिल शेप्स के। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें क्या बोला जाता है, लो हिल्स को सैंड ड्यून्स, जो कि बने होते हैं आपके सैंड से। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन द grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. अब क्या होते देखिए, जब ये जो सैंड होती है, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, अगर बहुत ही हल्के और बहुत ही अच्छे होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो जो विंड है इसे बहुत दूर तक उड़ा के ले जा सकती है। When such sand in deposited in large area, और जब ये बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में इकट्ठी हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड लोएस, और इसे क्या बोला जाता है, लोएस। जब ये बहुत ही बड़े पार्ट में डिपॉजिट होती है, इसे बोला जाता है लोएस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इन फाउंड इन चाइना, और ऐसे जो लोएस हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली चाइना में। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी विल सी लोएस। इन दिस पिक्चर यू कैन सी लोएस, देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर सैंड डिपॉजिट हुई है, और बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, माउंटेन टाइप। इन दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी इट इज़ डिपॉजिटेड सैंड हेयर, उससे बना हुआ है, देख सकते हैं आप। सो दीज आर लोएस। So students, this lesson ends here. I hope you understand all the topics taught in it. Even if you have any problem, you can ask me in comment box. So I will bring a new topic soon. Thanks for the time.